हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की साइंस की प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और चर्चा करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। पहला प्रश्न दिया गया है, कैक्टस ने रेगिस्तानी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए अपने आप को कैसे परिवर्तित किया है? पहला विकल्प है पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। दूसरा है तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तीसरा है तने पर मोम की एक मोटी परत होती है और चौथा है जड़ें सतह के समीप होती हैं। सही समुच्चय है। तो कैक्टस जो है रेगिस्तानी इलाके में उगने वाला पौधा है। इसकी जो पत्तियां होती हैं कांटों के रूप में होती हैं। तना रसदार होता है और पत्ती का कार्य करता है। तने पर मोम की एक मोटी परत होती है, लेकिन इसकी जड़ें जमीन में गहराई तक जाती हैं मिट्टी से पानी को सोखने के लिए। तो चौथा इसमें गलत हो जाता है। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सही है। तो पहला विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, रीता किसी पात्र में अचार रखना चाहती है। इसके लिए सबसे अच्छा पात्र कौन सा हो सकता है? पहला विकल्प है एल्युमिनियम, दूसरा है कांच, तीसरा है तांबा और चौथा है पीतल। तो अचार रखने के लिए सबसे अच्छा पात्र होता है कांच का। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और अचार को रखने से पहले बर्तन को अच्छी तरीके से सुखाया जाता है, क्योंकि उसमें नमी नहीं रहनी चाहिए। यदि नमी रह जाती है तो अचार खराब हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, शरीर की कई गतियां जोड़ों की गति से जुड़ी होती हैं। स्तंभ ए में दी गई शरीर की गति को स्तंभ बी में दिए गए गति के लिए उत्तरदायी जोड़ों के प्रकार से मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है, चलिए मिला लेते हैं। यहाँ दिया गया है अगले पेज पर। तो क्रिकेट की गेंद फेंकना, तो इसमें कौन सा जोड़ होगा? तो इसे चौथे से मिलाएंगे। गेंद और उलूखल संधि, इसे ही कहते हैं कंदुक और खल्लिका संधि। तो ए को मिला देंगे चौथे से। उसके बाद लिखा है सिर को बाईं या दाईं दिशा में घुमाना, तो इसमें होती है धुराग्र संधि। इसे पहले से मिला देंगे। कोहिनी की गति, तो कोहिनी की गति जो होती है, कोहिनी में होती है कोर संधि, जिसे हिंज संधि भी कहा जाता है। तो इसे दूसरे से मिला देंगे। और हंसते हुए ऊपरी जबड़े की गति, तो इसमें होती है अचल संधि, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो इस क्रम में आपका ए का चौथा, बी का पहला, सी का तीसरा और डी का तीसरा, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। ये आपको जोड़ याद रखने हैं, कौन सा जोड़ कहाँ पर पाया जाता है, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। और ये जब मैंने डिटेल में पढ़ाया है तो वहाँ पर पूरा बताया भी था। जैसे कंदुक और खल्लिका संधि है, ये कंधे में पाई जाती है। धुराग्र संधि जो होती है, एक तरफ या आगे पीछे की ओर गति करती है, तो ये गर्दन में होती है। इसके अलावा हिंज संधि जो है टखने, कोहिनी और घुटने में होती है। अचल संधि करोटी और ऊपरी जबड़े में होती है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा ग्लाइडिंग संधि, ये हथेली, टखने और तलवे में होती है। और सैडल संधि अंगूठे में होती है, और इससे प्रश्न भी पूछा गया है। तो आपको याद रखना है, जो सैडल संधि है ये घूर्णन की अनुमति नहीं देती है। ये आगे पीछे की गति के साथ अगल बगल गति की अनुमति भी नहीं देती। तो ये सैडल संधि अंगूठे में होती है, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखें, तो यह निम्न की कमी के कारण हो सकता है। पहला है वसा, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है कार्बोहाइड्रेट और चौथा है खनिज। तो व्यक्ति जो है उसमें रुद्ध विकास है, चेहरे पर सूजन है, बाल बदरंग हो गए हैं और त्वचा की बीमारियां यदि दिख रही हैं,
तो उसके शरीर में प्रोटीन की कमी है, बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। और प्रोटीन किसमें किसमें होता है? प्रोटीन सोयाबीन में होता है, प्रोटीन मशरूम में होता है, तो ये दालें जो है ये इन सब में प्रोटीन होता है। तो यदि किसी व्यक्ति को इस तरीके की लक्षण दिखे तो उसे प्रोटीन की मात्रा लेनी चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है स्तंभ ए के पौधों का स्तंभ बी में दी गई उनकी प्रजनन विधि से मिलान कीजिए। तो इसमें मिलान करना है उनकी प्रजनन विधि से। तो शैवाल जो है इनमें होता है विखंडन, तो शैवाल को मिला देंगे दूसरे से। जो फफूंदी होती है इसमें होता है बीजाणु बनना, इसे पहले से मिला देंगे। डहेलिया इसे मिलाएंगे, जड़ों द्वारा इसमें प्रजनन होता है। और कैक्टस शरीर के भाग का अलग होना यानी विलग्न, इसे मिला देंगे तीसरे से। तो ये सभी जो लिखे हुए हैं ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है? जिसमें युग्मकों के संलयन के बिना नई संतति की उत्पत्ति होती है, तो ये अलैंगिक प्रजनन कहलाते हैं। तो इस क्रम में आपका कौन सा विकल्प सही होगा? ए का दूसरा, बी का पहला, सी का चौथा और डी का तीसरा, यानी आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आपको प्रजनन की विधियां डिटेल में पढ़नी है तो मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई है उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया है, और सभी वीडियो के जो लेसन के नाम हैं यानी टाइटल मैंने ऊपर डाल दिए हैं। आप लोग वहां से वही वाली वीडियो देख सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत हो। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ पदार्थ एवं प्रयोगशाला में उनके भंडारण की विधियां दी गई हैं, सही उत्तर का मिलान कीजिए। तो सोडियम धातु को कैसे रखा जाता है प्रयोगशाला में? फास्फोरस को सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटकाएं और पारा, इनकी जो रखने की यानी भंडारण की विधियां हैं उनसे मिलान करना है। तो चलिए मिलाते हैं। तो सोडियम धातु जो है मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखी जाती है, तो इसे चौथे से मिला देंगे क्योंकि ये वायु के संपर्क में आने पर आग पकड़ लेती है। फास्फोरस जो है इसे जल में रखा जाता है, इसे तीसरे से मिला देंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड की गुटकाएं एक प्लास्टिक की शीशी में रखी जाती हैं, और जो पारा है एक कांच की शीशी में रखा जाता है। तो इस क्रम में आपका ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, तो इस क्रम में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। ये आपको अलग से भी याद रखना है कि सोडियम धातु को केरोसिन में रखा जाता है, फास्फोरस को जल में। ये एक प्रश्न में भी पूछ लिए जाते हैं मिलान करने के अलावा, जैसे सीधे पूछ लिया जाएगा कि सोडियम धातु को निम्न में से किस में रखा जाता है, तो आपको याद रखना है मिट्टी के तेल में। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है सृजन ने एक मैराथन में भाग लिया, यद्यपि वह नियमित रूप से सैर नहीं करता। तेज दौड़ने से उसकी टांगों में ऐंठन हो गई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया। एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने से उसकी इस अवस्था में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतया सी तथा डी में टूट गया। ए बी सी डी क्रमशः हैं। तो सृजन जो है नियमित रूप से नहीं दौड़ता है, उसमें मैराथन में भाग लिया है उसने, तो मांसपेशियों में ए आंशिक रूप से बी में टूट गया, तो मांसपेशियों में ग्लूकोज जो होता है लैक्टिक अम्ल में टूट जाता है। तो ए हो गया ग्लूकोज, बी हो गया लैक्टिक अम्ल। इसके अलावा इसके बाद एक गर्म जल ऊष्मक में पैर रखने से उसकी इस दशा में सुधार हुआ, क्योंकि बी पूर्णतया सी में तथा डी में टूट गया। तो बी पूर्णतया सी में यानी कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है,
तो इसमें आपका ए हो गया ग्लूकोज, बी हो गया लैक्टिक अम्ल, सी हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और डी जल। तो सी विकल्प आपका इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा खाद का कार्य नहीं है? पहला विकल्प है मृदा की संरचना को सुधारना, दूसरा है मृदा में पोषक तत्वों की आपूर्ति करना, तीसरा है मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटका प्रदान करना और चौथा है मृदा की जल प्रतिधारक क्षमता को सुधारना। तो जो खाद का कार्य नहीं है वह बताना है। तो मृदा में बीजों की वृद्धि के लिए पुटका प्रदान करना ये खाद का कार्य नहीं है, तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। बाकी तीनों जो लिखे हुए हैं ये खाद के कार्य होते हैं। यह एक उर्वरक प्राकृतिक रूप है और यह कार्बनिक पदार्थों और ह्यूमस में अत्यधिक समृद्ध है और यह मृदा की उर्वरता को बढ़ाता है। खाद के स्रोत क्या हैं? जैसे घरेलू अपशिष्ट, कीचड़, इसके अलावा जंतु अपशिष्ट क्या हैं? गाय का गोबर, बूचड़ खानों से निकलने वाला अपशिष्ट, बायोगैस संयंत्रों से निकलने वाला घोल, ये सभी खाद के स्रोत हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्न में से कौन सा उन मानव रोगों का समुच्चय है जो एक विषाणु द्वारा उत्पन्न होते हैं, यानी जो रोग वायरस द्वारा फैलते हैं वह बताने हैं। पहला विकल्प है क्षय रोग, खसरा, हैजा, पोलियो, दूसरा है हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो, चेचक, तीसरा है हैजा, टाइफाइड, पोलियो, क्षय रोग और चौथा है हैजा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस ए और खसरा। तो वायरस से फैलने वाले रोग हैं हेपेटाइटिस ए, खसरा, पोलियो और चेचक, ये चारों ही वायरस से फैलते हैं। तो इसीलिए बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है पेट्रोलियम के उत्पाद और उनके उपयोग नीचे स्तंभ ए और बी में क्रमशः दिए गए हैं। एक सही मिलान समुच्चय का चुनाव कीजिए। लिखा है कोक, तो कोक जो है स्टील के निर्माण में प्रयोग किया जाता है, तो ए को मिला देंगे चौथे से। उसके बाद लिखा है कोल तार, तो कोल तार का प्रयोग किया जाता है खुशबू, इत्र, विस्फोटक के प्रयोग में, तो इसे पहले से मिला देंगे। कोल गैस उद्योगों में ईंधन के रूप में प्रयोग की जाती है, दूसरे से मिला देंगे। और बिटुमिन जो है सड़कों पर परत बिछाना, इसे तीसरे से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा, यानी पहला विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। मिलान वाले प्रश्न क्यों लिए हैं मैंने अधिक? क्योंकि इससे आपके 4 प्रश्न तैयार होते हैं, एक प्रश्न में ही आपके 4 प्रश्न बन जाते हैं। क्योंकि अगर अलग से पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, फिर से मिलान वाला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा समुच्चय का सही मिलान निरूपित करता है? लिखा है सन, तो सन को मिलाएंगे, सन को पटसन भी कहते हैं, तो इसे मिला देंगे चौथे से, क्योंकि ये तना होता है, तो इसे चौथे से मिला देंगे। कपास ये जो होता है ये पुष्प होता है, तो इसे मिला देंगे तीसरे से। रेशम जो है ये कृमि कोष होता है, इसे दूसरे से मिला देंगे। और नारियल का रेशा छिलका होता है, इसे पहले से मिला देंगे। तो ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला, यानी आपका बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लास्टिक के संदर्भ में निम्न में से सही कथन का चुनाव कीजिए। लिखा है ताप सुनम में बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं।
दूसरा है ऊष्मा स्थैतिक प्लास्टिक गर्म करने पर पिघलाए जा सकते हैं। बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। पॉलीथीन और पीवीसी ऊष्मा स्थैतिक प्लास्टिक के उदाहरण हैं। अब इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो प्लास्टिक के संदर्भ में जो सही कथन है, तीसरा विकल्प इसमें सही है। बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। अब इस प्रश्न को यदि विकल्पों को ध्यान से पढ़ते हैं तो इसमें पहला विकल्प भी सही लगता है कि ताप सुनम्य बारंबार सांचों में ढाले जा सकते हैं, यानी थर्मोप्लास्टिक बार बार सांचों में ढाले जा सकते हैं। लेकिन जो आपकी ऑफिशियल आंसर की आई उसमें तीसरा विकल्प सही माना गया, तो सी विकल्प ही इसमें टिक करेंगे। बेकेलाइट ताप सुनम्य का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्योंकि ये जो प्रश्न जो 12वां प्रश्न था ये आ चुका है और इसमें सी विकल्प को सही माना गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। एलिसा बुखार से पीड़ित है। उसकी सहेली से उसका ताप रोग विषयक तापमापी से देखा और पाया कि वह 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक है। 2 बड़ी रेखाओं के बीच 5 भाग हैं। उसका तापमान है। तो इसमें क्या बताया है कि थर्मामीटर से जब उसने नापा उसकी सहेली ने तो 101 डिग्री सेल्सियस और दाईं ओर 2 भाग अधिक हैं, यानी कि उसका जो तापमान है वह 101.4 डिग्री सेल्सियस है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तड़ित झंझा यानी बादलों के गर्जन के दौरान कौन सा मानव क्रियाकलाप नहीं करना चाहिए। पहला विकल्प है तारों वाले फोन से बातचीत करना। दूसरा है जमीन पर उखड़ू बैठना। तीसरा है मोबाइल का उपयोग करना और चौथा है छोटे पेड़ों के नीचे शरण लेना। अब यदि बादल गरज रहे हैं तो आपको तारों वाले फोन से बातचीत नहीं करनी है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इससे खतरा होता है बिजली गिरने का, तो आपको तारों वाले फोन से बातचीत नहीं करनी है। वायरलेस का प्रयोग आप कर सकते हैं, लेकिन तार वाले का प्रयोग आप नहीं कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से किन में ध्वनि तरंगें गति नहीं कर पाएंगी। पहला विकल्प है लकड़ी के स्केल से। दूसरा है धातु की तार से। तीसरा है कपड़े के धागे से और चौथा है निर्वात से। तो ध्वनि तरंगें जो होती हैं निर्वात में गमन नहीं करती हैं। इन्हें गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है और माध्यम ठोस द्रव या गैस कोई भी हो सकता है, लेकिन निर्वात में ये गति नहीं कर पाती हैं। डी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है निम्न में से कौन सा कोशिका में केंद्रक का कार्य नहीं है। पहला विकल्प है कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना। दूसरा है जीन के रूप में जनक से संतति तथा अवलक्षणों को स्थानांतरित करना। तीसरा है एक नियंत्रण केंद्र की तरह कोशिका के क्रियाकलापों को नियंत्रित करना और चौथा है कोशिका द्रव और केंद्रक के मध्य पदार्थों की गतिविधि करना। तो केंद्रक का कार्य नहीं है कोशिका में, ये पूछा गया है। तो केंद्रक जो है एक गोलाकार द्विझिल्ली कोशिका अंग है जिसमें आनुवांशिक पदार्थ होते हैं और यह केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। तो इसमें कोशिकाओं को आकार एवं सुदृढ़ता प्रदान करना ये केंद्रक का कार्य नहीं है। तो पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दिया गया है, सिराओं के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। लिखा है, सिराएं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं। दूसरा है, सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं। तीसरा है, सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। अब इसमें से सही कथन आप लोगों को बताने हैं। तो सिराओं के विषय में जो सही है, पहला है, सिराएं जो होती हैं CO2 समृद्ध रुधिर को शरीर के सभी भागों से वापस हृदय में ले जाती हैं, ये सही है। और सिराओं में ऐसे वाल्व होते हैं जो रुधिर को केवल हृदय की ओर ही प्रवाहित होने देते हैं। पहला और तीसरा इसमें सही है, यानी आपका डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। दूसरा क्यों गलत है? लिखा है, सिराओं की भित्तियां मोटी होती हैं, तो ये गलत है, क्योंकि सिराओं की भित्तियां मोटी नहीं होती हैं, इनकी भित्तियां पतली होती हैं, और जो धमनियां होती हैं इनकी भित्तियां मोटी होती हैं, तो इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो पहला और तीसरा सही है, डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। जिंक एल्युमिनियम से अधिक सक्रिय है। कॉपर फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित कर सकता है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता। और चौथा विकल्प है, एल्युमिनियम फेरस सल्फेट विलयन से आयरन को विस्थापित नहीं कर सकता। तो सही कथन इसमें बताना है आपको। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु सबसे ऊपर रखी गई है सक्रियता श्रेणी में, और कम अभिक्रियाशील धातु को नीचे रखा गया है। और अधिक अभिक्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण के विलयन से विस्थापित कर देती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि सी विकल्प इसमें सही है। आयरन कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर सकता है, परंतु एल्युमिनियम सल्फेट से एल्युमिनियम को विस्थापित नहीं कर सकता है। तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, सौर परिवार के 8 ग्रहों में से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करते हैं। अन्य 2 ग्रह जो अपने घूर्णन अक्षों पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, कौन से हैं? पहला है बुध यूरेनस, दूसरा है बुध नेपच्यून, तीसरा है शुक्र नेपच्यून, और चौथा है शुक्र यूरेनस। तो 8 ग्रह हैं, कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 8 ग्रह हैं। तो इनमें से 6 ग्रह अपने अक्षों पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन 2 ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूर्णन करते हैं, वे हैं शुक्र और यूरेनस, यानी शुक्र और अरुण। तो डी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। बुध और शुक्र ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है। शुक्र को पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है, यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सी होगी? पहला है वसाओं का वसा अम्लों में परिवर्तन, प्रोटीन का अमीनो अम्लों में परिवर्तन, स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन, और चौथा है विटामिनों का अवशोषण। तो यदि किसी व्यक्ति की लार में लार एमाइलेज की हीनता है तो उस व्यक्ति की मुख गुहा में बाधित होने वाली जो प्रक्रिया है वह है
स्टार्च का शर्कराओं में परिवर्तन। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। जो स्टार्च होता है उसका पाचन मुंह में ही शुरू हो जाता है, और यदि मनुष्य की लार में एमाइलेज की कमी है तो स्टार्च को शर्करा में बदलने की जो प्रक्रिया है वह बाधित होगी, इसीलिए सी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न है, लिखा है प्रकाश के प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है जब प्रकाश, पहला विकल्प है साबुन के बुलबुलों से गुजरता है, दूसरा है सीडी की सतह पर पड़ता है, तीसरा है वर्षा की बूंदों से गुजरता है, और चौथा है चमकते कंचों पर फोकसित होता है। तो प्रकाश की प्रकीर्णन विधि को देखना है, तो यदि प्रकाश साबुन के बुलबुलों से गुजरे तब भी प्रकाश प्रकीर्णन देखा जा सकता है, वर्षा की बूंदों से गुजरता है तब भी, और चमकते कंचों पर फोकसित होता है तब भी प्रकाश प्रकीर्णन की विधि देखी जा सकती है। तो पहला, तीसरा और चौथा इसमें सही होगा, तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। प्रकाश का प्रकीर्णन है क्या? जिस घटना में सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म से गुजरता है वह अपने 7 घटक रंगों में विभाजित हो जाता है, तो यही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। लिखा है स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, लोटनिक घर्षण सर्पी घर्षण से अधिक होता है, स्थैतिक घर्षण सर्पी घर्षण से कम परंतु लोटनिक घर्षण से अधिक होता है, और सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो सबसे पहले तो आपको घर्षण जानना आवश्यक है। तो ठोस सतह का वह गुण जो किसी अन्य ठोस वस्तु की सतह पर गति का विरोध करता है घर्षण कहलाता है। तो इसमें चौथा विकल्प सही हो जाएगा। सर्पी घर्षण लोटनिक घर्षण से अधिक होता है परंतु स्थैतिक घर्षण से कम होता है। तो डी विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है कोई छात्र क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, इसके लिए उसे निम्नलिखित में से किस एक की वृद्धि करनी चाहिए। पहला विकल्प है ध्वनि का आयाम, दूसरा है ध्वनि का आवृत्ति, तीसरा है ध्वनि की चाल, और चौथा है ध्वनि की तरंग दैर्घ्य। तो कोई छात्र है क्षीण ध्वनि को प्रबल ध्वनि में परिवर्तित करना चाहता है, तो इसके लिए उसे ध्वनि के आयाम में वृद्धि करनी पड़ेगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि आयाम जितना अधिक होगा ध्वनि उतनी ही तीव्र होगी, तो इसीलिए पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा है निम्नलिखित में से कौन से जंतु कोशिका के 4 संघटक हैं। पहला है कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका, दूसरा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव, केंद्रक, तीसरा है कोशिका झिल्ली, हरित लवक, कोशिका द्रव, केंद्रक, और चौथा है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, हरित लवक और रिक्तिका। तो जंतु कोशिका के 4 संघटक पूछे गए हैं, चौथा विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव, केंद्रक और रिक्तिका, ये जंतु कोशिका के 4 घटक हैं, तो पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। कोशिका भित्ति जो होती है वह जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है, लवक भी जंतु कोशिका में नहीं होता है, तो ये आपको याद रखना है।
अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है ओजोन के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। ओजोन वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है। यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। ओजोन ऑक्सीजन से भिन्न नहीं है। ओजोन का ऑक्सीजन में अपक्षरित होना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। अब इसमें बताना है, तो ओजोन जो है वायुमंडल के उच्चतर स्तर पर ऑक्सीजन पर पराबैंगनी किरणों की क्रिया से बनती है, तो पहला तो सही है। और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी विकिरणों से हमारी सुरक्षा करती है। पहला और दूसरा इसमें सही है, तो डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है, तो ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 3 पेट्रो रसायनों, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले उत्पाद के समूह को निरूपित करता है? पहला है डीजल, केरोसिन और रेयॉन। दूसरा है पेट्रोल, डीजल और कास्टिक सोडा। तीसरा है स्नेहक तेल, पॉलिस्टर बिटुमेन। और चौथा है अपमार्जक स्नेहक तेल, कोल तार। तो पेट्रोल रसायन यानी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से प्राप्त होने वाले समूह पूछा गया है, तो वह है अपमार्जक यानी डिटर्जेंट्स, स्नेहक तेल और कोल तार। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा कौन प्रदान करता है? पहला है अग्नाशयिक रस, दूसरा है पित्त रस, तीसरा है श्लेष्मा और चौथा है पाचक रस। तो जठर ग्रंथियों द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से आमाशय के आंतरिक स्तर को सुरक्षा श्लेष्मा प्रदान करती है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी घास के पौधे को उखाड़ने के पश्चात एक छात्र उसकी जड़ों और पत्तियों का प्रेक्षण करके अपने प्रेक्षणों को इस प्रकार नोट करेगा। लिखा है रेशेदार जड़ें, जालका रूपी सिरा विन्यास, रेशेदार जड़ें तथा समानांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें तथा समानांतर सिरा विन्यास, मूसला जड़ें तथा जालका रूपी सिरा विन्यास। तो घास के पौधे में रेशेदार जड़ें होती हैं और समांतर सिरा विन्यास होता है, तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि जड़ें 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ें और रेशेदार जड़ें, तो ये भी याद रखना है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। पहला विकल्प है सोडियम और फास्फोरस दोनों को केरोसिन में रखा जाता है। दूसरा है सोडियम और फास्फोरस दोनों को जल में रखा जाता है। तीसरा है सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में रखा जाता है। और चौथा है सोडियम को केरोसिन में तथा फास्फोरस को वायु में रखा जाता है। मिलान वाले प्रश्न में आपको बता चुके हैं कि सोडियम को केरोसिन में और फास्फोरस को जल में रखा जाता है, तो सी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। लिखा है आर्द्र वायु में लंबे समय तक रखे जाने पर कॉपर के बर्तनों के बाहरी पृष्ठ पर फीकी हरी परत बन जाती है। यह हरा पदार्थ है। तो लंबे समय तक यदि तांबे के बर्तनों को नमी में रखा जाए तो उनके बाहरी पृष्ठ पर एक फीकी हरी परत बन जाती है। यह जो हरा पदार्थ होता है ये कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड होता है। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज की वीडियो में कुल 30 प्रश्न लिए हैं। कल की वीडियो में भी 30 प्रश्न लिए थे। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर डालकर जरूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।